हम बात कर रहे थे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से और माइंड मैपिंग के हवाले से, या आप जिसको कॉन्सेप्चुअल मैप भी कहते हैं। सो दीज कॉन्सेप्चुअल मैप्स आर फॉर यू गाइस कि अगर आप लोग अपने आइडियाज को कंबाइन करना चाह रहे हैं, एंड इफ फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट और एनी राइटिंग स्क्रिप्ट, आप लोग उन आइडियाज को जो ब्रेन में सोचते हैं ना, यू हैव टू अपने थॉट्स को पेपर पे लाना है। व्हाई? बिकॉज हमारे माइंड में आइडियाज बहुत सारे आ रहे होते हैं, एंड वो सारे आइडियाज हमारी जो एक्चुअल काम होता है उसको सपोर्ट नहीं करती। ठीक है। सो जब आप लोग ये वाले काम करते हैं स्टोरी मैपिंग का या माइंड मैपिंग का, ये आपको थोड़ी क्लैरिटी देता है कि क्या मेरा आइडिया ये इस हवाले से मैच कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, यानी मेरा जो आइडिया सपोर्टिंग आइडियाज हैं वो क्या मेरी मेन डिटेल को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। सो फॉर दैट सेक यू हैव टू एक्चुअली मेक द कॉन्सेप्चुअल मैप्स और माइंड मैप्स, जिसको हम लोग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स भी कहते हैं। ये चीज आप लोगों को इस तरीके से वर्क करती है while you are writing something or you are making something। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, आप अपनी मेन आइडिया को उठाएं, अपने टेक्स्ट को उठाएं, अपने टेक्स्ट को थॉरली रीड करें और अंडरस्टैंड करें कि मेरा मेन आइडिया क्या है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है। ठीक है, लाइक दी सपोर्टिंग डिटेल्स, और फिर इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स भी क्या है। ठीक है। तो जब आप अपनी रीडिंग स्क्रिप्ट का ये माइंड मैप बनाएंगे तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो सपोर्टिंग चीजें हैं ये इसको सपोर्ट कर रही हैं। फिर आपको और क्लैरिटी होगी कि ये सारी की सारी सपोर्टिंग डिटेल्स भी किसी एक स्पेसिफिक चीज के हवाले से बात कर रही हैं। ठीक है। तो फॉर फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, या आप ये समझें कि इस चीज को समझने के लिए आप लोग एक्चुअली ये चीज कर सकते हैं। लेकिन अगेन हमारे पास टेस्ट के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग ये चीज करें। तो ये चीज आप लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हेल्प कर सकती है, नॉट फॉर द अदर थिंग्स। राइट? क्लियर हो गया ये वाला? ओके जी। इसके अलावा वी हैव a technique of summarizing. Now what is summarizing? Summarizing is just like कि आपके पास एक टेक्स्ट गिवन है, जस्ट लाइक दिस टेक्स्ट। ठीक है। आप इसको रीड करेंगे, आप इसमें से देखेंगे, लाइक आप इसको रीड करके इसको समराइज करेंगे। ठीक है। समराइज इन सेंस कि आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट किस में क्या बात हो रही थी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मैं समराइज कर सकता हूँ। यानी जो लेंथ में बड़े टेक्स्ट होते हैं, आप जब उसको समराइज करते हैं आपको क्लैरिटी मिल जाती है। वो ट्रिक बताऊं जो पेपर में हेल्प करेगी। इस ट्रिक पे आते हैं। ठीक है। ये जो हमारी यहाँ पे तीन अप्रोचेस है ना, मैं आप लोग को ये तीन अप्रोचेस बताऊंगी, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी ना डिटेल्स ले लें, क्योंकि ये तीन अप्रोचेस भी जो है ना कहीं इस इंफॉर्मेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। सो समराइजेशन टेक्निक इज अ रियली हेल्पफुल या अ रियली गुड टेक्निक, जिसमें आप लोग एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, आप चीजों को टाइम मैनेज करते हुए चीजों को स्किम कर रहे होते हैं, आप टेक्स्ट को थॉरली रीड कर रहे होते हैं, जनरल आइडियाज पिकअप कर रहे होते हैं। आप लोग अगर आपके पास हेडिंग्स गिवन है तो आप लोग हेडिंग्स को पिकअप करते हुए सब हेडिंग्स को देख रहे होते हैं। सो दिस इज एक्चुअली स्किमिंग टेक्निक। और स्किमिंग टेक्निक हमें समराइजेशन में किस तरीके से हेल्प करती है कि समराइजेशन में हम लोग सारा का सारा आइडिया को समराइज कर रहे होते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस हवाले से था। अब ये समराइजेशन टेक्निक एक्चुअली वर्क्स जब हमारे पास लेंथ वाइज बड़ा पैराग्राफ हो, जिसको आप लोग बार बार पढ़ने के बजाय समराइज कर लें, तो आपका टाइम खुद ही क्या होगा, खुद ब खुद बचेगा। राइट? इसके अलावा वी गॉट मैनी अप्रोचेस। अब हम आते हैं इन तीन अप्रोचेस पे। अब इन तीन अप्रोचेस को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन दूं। वो ये है कि सी, ये तीन अप्रोचेस कहीं ना कहीं डिफरेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंक्लाइंड भी हैं। आपने क्या करना है, आपने इन तीनों अप्रोचेस को सुनना इस लेंस से है कि यू हैव टू एक्चुअली सी कि व्हाट वर्क्स फॉर यू और व्हाट सूट्स यू बेस्ट। ठीक है। तीनों सुननी है आपने, लेकिन आपने खुद को अपने आप को जज करना है कि मेरे लिए कौन सी ज्यादा सुइटेबल है। ठीक है। क्या मेरे लिए फर्स्ट अप्रोच जो मैम ने बताई है वो मैं कर सकती हूँ, या सेकंड कर सकती हूँ, या थर्ड कर सकती हूँ। ठीक है। आपने इन तीन अप्रोचेस को समझना है। अब इस समझने के लिए भी मैं आप लोग को थोड़ी सी डायरेक्शन दूंगी ये भी, ताकि आप अपने आप को खुद से एनालाइज करें कि आपको कौन सी बेस्ट सूट करती है। ठीक ठीक है। बिकॉज हम सब डिफरेंट हैं। ठीक है। हम सब के अप्रोचेस सारी भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। टाइम एलोकेशन के अकॉर्डिंग हम एक भी चूज कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक के फॉर एग्जांपल अगर अप्रोच नंबर 3 मुझे सूट कर रही है तो दैट डजेंट मीन कि वो आप लोग को भी सूट करेगी। ठीक है। या अगर अप्रोच 1 आप लोग को सूट करी है तो दैट डजेंट मीन कि वो हमेशा मेरे लिए भी वर्क करेगी, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट। राइट? तो इसी वजह से यूजुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमारे पास मेजरली तीन अप्रोचेस होती हैं जो हमें आइल्स वगैरह के टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए सिखाई जाती हैं। ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू
आस्क योर सेल्फ कि व्हाट यू कैन डू इजीली, मीन्स कि आपको कौन सी अप्रोच आपके लिए इजी है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपको ज्यादा टाइम तो नहीं लगाना पड़ा उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए, कि हो सकता है वो अप्रोच आपके लिए न्यू हो, सो इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस, and you have to actually see कि what goes for you, and finally you have to actually figure out कि which one is helping you the more, like the helping you the most, sorry, कि आपको इन तीनों अप्रोचेस में से सबसे ज्यादा कौन सी हेल्प करेगी, ठीक है। सो फॉर दैट मैं आप लोग से एक जो है चार क्वेश्चंस पोज करूंगी इस वक्त, ठीक है। इन चार क्वेश्चंस को आपने खुद से पूछना है, ठीक है, मुझे जवाब नहीं देना आप लोगों ने। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि इन चार क्वेश्चंस में आप कहाँ फिट कर रहे हैं, ठीक है। अपने जवाब आप लोग अपने तक ही महदूद रखेंगे, मैं आप लोग से जवाब नहीं पूछ रही। ये चार जवाब आपको डायरेक्शन देंगे इन तीन अप्रोचेस को समझने के लिए कि आपको कौन सी बेस्ट सूट कर रही है, ठीक है। सो बिफोर मैं आप लोग को अप्रोचेस बताऊं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद को एनालाइज करें, ताकि आपको आगे चल के मुश्किल ना हो कि आप लोग तीनों अप्रोचेस पे काम करने बैठ जाएं, या आप लोग अप्रोच सेकंड पे वर्क कर रहे हो जबकि आपको जो है आप फिट करते हैं अप्रोच फर्स्ट के अंदर, ठीक है। सो जस्ट आस्क योर सेल्फ कि मैं वन बाय वन क्वेश्चंस लिखती जाऊंगी, 1 मिनट दूंगी, 1 मिनट के अंदर खुद को एनालाइज करें। जस्ट आस्क योर सेल्फ कि एम आई अ फास्ट रीडर, कि अगर मेरे सामने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स आ रहे हैं या पैराग्राफ आ रहे हैं तो क्या मैं उनको जल्दी जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ। जस्ट आस्क योर सेल्फ वेदर यू आर अ फास्ट रीडर और अ स्लो रीडर। एंड वंस यू ऑल आर डन, मुझे ना रिएक्शन यानी मुझे ऐसे इमोजी देते जाएं पार्टिसिपेंट्स आप सारे के सारे लिस्ट में, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि हम सब ने इस पे अपने आप को एनालाइज कर लिया, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोज करूं। Right, so your next question is, can I comprehend or understand the readings easily? Remember, हम लोग इंग्लिश के लेंस से देख रहे हैं कि अगर इंग्लिश का कोई पैराग्राफ मेरे सामने आ रहा है, नो मैटर व्हाट द vocabulary इज, क्या मैं उस चीज को इजीली समझ सकती हूँ, या मुझे टाइम रिक्वायर होता है चीजों को समझने में। यानी क्या मुझे बार बार चीजें पढ़नी पड़ती हैं समझने के लिए, या एक ही रीड में मैं सारा कुछ समझ लेती हूँ, या इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट कि व्हाट द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। अब आप लोग अपने आप से ये चीज भी पूछें, अपने आप को जवाब दें इस चीज का कि क्या मेरे साथ ये चीज हो रही है या नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज माई विकेबलरी। नाउ यू हैव टू आस्क कि मेरे सामने किस तरीके का भी वर्ड आ जाए, मेरी विकेबलरी इतनी स्ट्रांग है, या मेरी विकेबलरी मॉडरेट है, या मेरी विकेबलरी बिल्कुल वीक है, ठीक है। आस्क योरसेल्फ कि आपकी विकेबलरी कैसी है, कि आपके रीडिंग के अंदर किसी भी तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं, आप लोग उसको एनालाइज कर लेंगे। चाहे आप उन वर्ड्स को एनालाइज यूं करें कि उसका जो पूरा सेंटेंस है वो क्या आइडिया दे रहा है, या वर्ड टू वर्ड भी मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि व्हाट योर लाइक हाउ इज योर vocabulary नेचुरल। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इन तीन सवालों को एड्रेस कर लिया होगा, खुद को एनालाइज कर लिया होगा इन तीन क्वेश्चंस के बेसिस पे। नाउ हम चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज के the next question is, how is my retention, like can I retain the what I have read, यानी क्या मैं पढ़ती हूँ और मुझे याद हो जाता है कि मेरे पैराग्राफ में क्या बातें हो रही थी, या मुझे आई हैव टू रीड द टेक्स्ट ट्वाइस और थ्राइस टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड नहीं, टू रिटेन व्हाट द टेक्स्ट वाज अबाउट। यानी मैं टेक्स्ट पढ़ रही हूँ और मैंने कहीं एक यूनिक सा वर्ड पढ़ा, बोल्ड हुआ हुआ है, टैलिक हुआ हुआ है, क्या मुझे याद रहेगा कि ये वर्ड मैंने इस लाइन में पढ़ा था या इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था।
सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपकी रिटेंशन या मेमोरी कितनी है। ठीक हो गया, आप लोगों ने अपने आप से ये चारों सवाल कर लिए। जी, एंड आई होप आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा बहुत एनालाइज कर लिया होगा, इन चार क्वेश्चंस के ऊपर फिट करवा लिया होगा। ठीक है, अब अपने आंसर्स को अपने जो है माइंड में इस वक्त रखिएगा, भूल मत जाइएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे इन तीन अप्रोचेस के ऊपर, हम इन तीन अप्रोचेस को पढ़ेंगे समझेंगे विद द लेंस के ये चीजें हम लोगों ने माइंड से नहीं निकाली कि क्या मैं फास्ट रीड कर सकती हूँ, क्या मैं चीजें अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्या मेरी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग है या मेरी रिटेंशन पावर स्ट्रांग है या नहीं। ठीक है, अच्छा जी। सो आवर फर्स्ट अप्रोच इज यू नो दैट इज काइंड ऑफ हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास एक अप्रोच होती है जिसमें हम बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, top down approach, your first approach is just like you are reading the entire paragraph and then you are attempting the questions, right? So the first approach is um ये हमारे पास अप्रोच आ जाती है जो हम लोग आई थिंक मोस्टली करते हैं कि हम लोग सारा का सारा पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं, हम लोग उसको समझते हैं और फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को, ये जो अप्रोच है इस चीज को हम सब मेजरली फॉलो करते होंगे। ये चीज आपको, ये अप्रोच अब एनालाइज करनी है कि जब आपके पास पैराग्राफ की लेंथ इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ vocabulary, क्या आपके पैराग्राफ में जो आप चीजें पढ़ रहे हैं, क्या आपको याद है कि आप लोग जब क्वेश्चंस के ऊपर जंप करें तो आपको याद हो कि मेरे पैराग्राफ में क्या बात हो रही थी, या आपकी रीडिंग स्किल बहुत ज्यादा तेज है, यानी आप बहुत ज्यादा फास्टली रीड कर सकते हैं और आपको समझ भी जल्दी आ जाता है। ठीक है, तब तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं कि आप लोग अगर पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर रहे हैं और आप लोग फॉर एग्जांपल भूल भी गए, रिटेंशन पावर इतनी नहीं है, तो अगर आपकी रीडिंग पावर स्ट्रांग है तो इट वुड बी पॉसिबल कि आप टाइम को कम यूज करें और दोबारा से फौरन पढ़ लें। ठीक है, तो अगर रिटेंशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, रीडिंग स्ट्रांग है, तो ये आप लोग के लिए वर्क कर सकती है। किस तरीके से कि आप लोग अगर पढ़ के भी क्वेश्चन पे जंप कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई चीज भूल भी जा रहे हैं, तो आप लोग दोबारा अगर पढ़ रहे हैं तो आपका इतना टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी रीडिंग कम है, यानी मेरी रीडिंग जो है स्लो है, और मैं ये वाली अप्रोच यूज कर रही हूँ, तो दैट मीन्स कि मैंने पढ़ा, मैं यहाँ क्वेश्चंस पे गई, और फॉर एग्जाम्पल मेरी रिटेंशन पावर भी स्ट्रांग नहीं है, तब तो मैं गई। यानी कहने का मकसद ये है कि मुझे दोबारा रीड करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा मैं आस्ते आस्ते पढ़ूंगी तो इट वुड कंज्यूम मोर टाइम, राइट? सो योर फर्स्ट अप्रोच इज टॉप डाउन अप्रोच। दैट मीन्स कि आप फर्स्ट रीड पैराग्राफ को, इंटायर पैराग्राफ को रीड आउट कर रहे हैं, एंड देन आप क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हैं, क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं कि मेरा क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, और फिर आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के अपोजिट हमारी सेकेंड अप्रोच होती है। योर सेकेंड अप्रोच इज टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच, राइट? Your second approach is bottom up approach. Now, what is bottom up approach? इसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी अब आप क्वेश्चंस को फर्स्ट पढ़ रहे हैं और सेकेंडली आप जो है पैराग्राफ पे जंप कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि आप लोग, ये वाली जो हमारे पास अप्रोच है, ये आई थिंक मेजरली हमारे पास मेजोरिटी ये फॉलो करती है कि वो पहले क्वेश्चंस को पढ़ती है, फिर क्वेश्चंस के बेसिस पे पैराग्राफ में स्किमिंग करती है। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है कि एक वर्ड दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज टेस्टिमोनी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मीनिंग ऑफ टेस्टिमोनी। आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन आप पैराग्राफ में टेस्टिमोनी वर्ड को स्किम कर रहे होंगे कि टेस्टिमोनी वर्ड कहाँ है। वर्ड मिल गया, आपने उसके आसपास की लाइंस पढ़ी, एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि ये वर्ड क्या है, एंड देन आप अटेम्प्ट करेंगे, राइट? तो एक ये अप्रोच होती है कि बॉटम अप अप्रोच में आप लोग अगेन क्वेश्चंस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ में जंप कर रहे हैं और उसके सिर्फ आसपास देख रहे हैं, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए, यूं कि आपको पता हो कि इस
चीजों की मीनिंग, यानी ये चीजें हमसे क्या आइडिया एक्सट्रैक्ट करवा रही है, ठीक है। अदर देन दैट आपकी रिटेंशन पावर भी स्ट्रांग हो कि क्वेश्चन के अंदर जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो ऑप्शंस क्या थे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग के टाइम आके आप दोबारा भूल जा रहे हो कि मेरे एमसीक्यूज क्या हैं, फिर दोबारा आप उस पर जंप कर रहे हो, तो यू नो दिस जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वुड अगेन कंज्यूम मोर टाइम, ठीक है। अपने आप को इसी के अकॉर्डिंग एनालाइज करें कि आपके सेकंड अप्रोच में आप फिट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीनों अप्रोचेस है ना, ये आपको छोटे पैराग्राफ्स में तो हेल्प कर देती हैं, ठीक है। या स्पेसिफिकली इन दो अप्रोचेस की बात करूं, अगर आपकी पैराग्राफ की लेंथ 100 टू यानी 200 वर्ड्स है या इससे भी कम है, तब आपको ये हेल्प कर देता है, ठीक है। यानी छोटे पैराग्राफ है, आप दोबारा अगर जल्दी जल्दी भी पढ़ना चाहें, स्लो स्लो भी पढ़ना चाहें, तो आपका हो जाता है। लेकिन अगर पैराग्राफ की लेंथ लंबी आ गई फॉर एग्जाम्पल, या आप लोग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या आप टेस्ट ऐसा अटेम्प्ट करें जो ऑलरेडी के आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम का टेस्ट है, so that would actually require you guys to pay attention towards these three approaches and then analyze कि आपको कौन सा सूट कर रही है, ठीक है। यानी it actually depends on your length of the paragraph as well. Second approach easy है। Yeah, that's why I said कि majority हमारी second approach को ही follow कर रही होती है। लेकिन मेरा मकसद है आप लोग को तीनों समझाना। अब हम आ जाते हैं थर्ड अप्रोच पे। नाउ थर्ड अप्रोच यूजुअली वर्क करती है बड़े पैराग्राफ्स के लिए, ठीक है, यानी जिनकी लेंथ बड़ी हो। थर्ड अप्रोच गोज विद समराइजेशन टेक्निक, कि आप लोग पैराग्राफ को पहले समराइज कर दें, ठीक है। अच्छा जी, टेक्स्ट में चूज कर लो। थर्ड अप्रोच हमारी होती है कि यू आर समराइजिंग ईच पैराग्राफ, ठीक है। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि लेंथ बड़ी आ गई, कि फॉर एग्जाम्पल ये सारा आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल इनकी लेंथ बहुत बड़ी है, ये सारा सेकंड पैराग्राफ है, ये सारा थर्ड पैराग्राफ है, और फॉर सपोज एक पैराग्राफ ऑलमोस्ट एक पेज तक का है, ठीक है। तो लेंथ बड़ी हुई, तो दैट मीन्स कि अब मैं अगर ये टेक्निक अप्लाई करूंगी कि मैं पैराग्राफ सारे के सारे पैराग्राफ्स को पढूं और क्वेश्चंस पे जंप करूं, तो मैं तो भूल ही जाऊंगा, ऑटोमेटिकली मुझे भूलना ही है, चाहे जितनी भी मेरी स्ट्रांग मेमोरी हो। क्योंकि इतने सारे जब आप आइडियाज, न्यू आइडियाज को एकदम से पढ़ते हैं और फिर आप जंप करेंगे, तो वी कैन नॉट एक्चुअली ग्रैस्प द न्यू आइडियाज इजीली। हम लोग जब उसको बार बार पढ़ेंगे तो रिपीटेशन करेंगे तो हम समझ सकते हैं। लेकिन हम नए आइडिया को एक दफा पढ़ के उसके उसके एनालाइजेशन या उसके क्वेश्चंस पे जंप करें, तो इट वुड एक्चुअली रिक्वायर अ टाइम विद द कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ है और ये दो अप्रोचेस यूज कर रहे हैं, तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग हो। लेकिन अगर आप बड़े पैराग्राफ में इस वाले जो अप्रोच है इस पे जंप करेंगे, तो ये थोड़ी हेल्प करेगी। किस तरीके से? कि आपने सारे के सारे पैराग्राफ्स को क्या किया, सबसे पहले समराइज किया। समराइज किस तरीके से किया कि आप लोगों ने हाईलाइट किया, फॉर एग्जाम्पल कि ये लाइन जो है ये मेरी थी टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया, इसकी मीनिंग लिख दी यहाँ पे कि ये दो वर्ड्स में मीनिंग लिख दी। फिर मैंने सेकंड लाइन देखी कि ये मेरी सपोर्टिंग डिटेल है, ये मेरी सपोर्टिंग डिटेल है। मैंने हर एक लाइन की अलग अलग छोटे छोटे कीवर्ड्स बना के मीनिंग लिख दी है, ठीक है। इसी तरह मैंने सारे के सारे रीडिंग को किया। तो अब जब मैं क्वेश्चन पे जंप करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ में से आ रहा है, मुझे ये अंदाजा है कि मेरा क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ में से, तो मैं जंप करूंगी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, बजाय इसके कि मैं सारे पैराग्राफ्स को रीड आउट करूं, ठीक है। लेट्स हैव 2 मिनट्स ब्रेक, अजान हो रही है, फिर इस चीज से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे आपकी थर्ड अप्रोच की। अब थर्ड अप्रोच समराइजेशन है, ठीक है। थर्ड अप्रोच में आप सबसे पहले अपने पैराग्राफ को समराइज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ को समराइज कर रहे हैं, हर एक पैराग्राफ को समराइज कर लिया, तो दैट वुड बी दैट वुड बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ, ठीक है। टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, क्वेश्चंस पढ़ के अगर आप दोबारा पैराग्राफ को ऊपर ऊपर से जब आपने समराइज कर लिया हर चीज, आप लोगों ने कीवर्ड्स आप लोगों ने कीवर्ड्स लगा दिए हर एक पैराग्राफ के अंदर, तो अब आप डायरेक्ट कीवर्ड्स को जंप करेंगे, ठीक है। अब कीवर्ड आपके क्वेश्चन से मैच हो गया, तो आपने ऑटोमेटिकली उसी पैराग्राफ को टच करना है, उसी लाइन को टच करना है,
तो ये जो थर्ड अप्रोच है ये यूजली हमारे पास तब वर्क करती है जब हमारे पास बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। या आप इसको अपने स्मॉल पैराग्राफ्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। हो जाऊँ, वेट अ सेकेंड। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप लोग ये छोटे पैराग्राफ्स में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों को मुश्किल आ रही है कि मैं विकेबलरी नहीं समझ पा रही, या मुझे बार बार रीड करने से अच्छा है मैं समराइज कर लूँ चीजों को। तो इन चीजों में ना, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट अ न्यू अप्रोच, यानी अगर आप थर्ड अप्रोच पे जाना चाह रहे हैं, ये काफी अप्रोच जो है सुटेबल है, यानी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ के हवाले से इंफॉर्मेशन दे देती है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस पे जम करते हैं हमारे लिए आसान होता है। तो अगर आप इस चीज को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी अप्रोच को पढ़ना चाह रहे हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक दो दफा न्यू पैराग्राफ्स पे प्रैक्टिस करें, ताकि अगर आप टेस्ट वाले दिन इस चीज को, इस अप्रोच को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये चीज तब मुश्किलात पेश करे आप लोगों के लिए, ठीक है। तीनों अप्रोचेस को आप सबसे पहले तो आप एनालाइज करें कि आपको कौन सी फिट कर रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अप्रोच अच्छी है, ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप उस अप्रोच को। ऑलराइट, सो आई वाज सेइंग कि आप लोग उस अप्रोच की प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस एक दो दफा तीनों अप्रोच पे भले ट्राई करना चाह रहे हैं तो करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये मुझे सूट करती है और मैं इससे इजीली अटेम्प्ट कर लूंगा विद इन द टाइम, ठीक है। एक चीज है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि यू गाइस हैव 100 क्वेश्चंस इन योर टेस्ट, ठीक है। इंग्लिश के अगर हमारे पास 40 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके मैथ्स के भी 40 होंगे और 10-10 आपके जीके और उसके होंगे। अब होता क्या है यूजली कि एज फार एज आई रिमेम्बर, और एज फार एज जब हमने टेस्ट दिया था, हम लोग जब इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, इंग्लिश का पोर्शन, हम लोगों को दूसरे पोर्शंस पे जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर ये वाला चक्कर अब भी है, यानी आप दूसरे प्रीवियस पोर्शन पे जा ही नहीं सकते, बिकॉज दैट वाज व्हाट एक्चुअली हमारे टाइम पे था। जब हम लोग ने आईबी का टेस्ट दिया था बैक इन 2020, तब हमारे पास ये चीज थी कि while we were attempting the English portion, we were not allowed to jump on the maths portion, या जब हम मैथ्स कर रहे हैं तो हम लोग दोबारा से प्रीवियस पोर्शन में नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर इस तरीके की चीज है तो आप लोग 40 मिनट्स अकॉर्डिंगली लगाएंगे, तो दैट मीन्स कि अगर 40 क्वेश्चन हैं और 40 मिनट हैं, तो कोशिश करें कि क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करें कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आप ज्यादा भी लगाना चाह रहे हैं, तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस को एक एक मिनट टाइम नहीं दें, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को, टाइम की जो मैनेजमेंट है ना, ये आप लोगों ने अपनी रखनी है लाजमी। यानी आपने टाइम मैनेजमेंट को अपने माइंड में रखना है, और आप लोगों ने इसी तरीके से पूरे टेस्ट को प्रैक्टिस भी करना है और चीजों को डील भी करना है, ठीक है। अदरवाइज टाइम मैनेज नहीं हुआ ना, तो आप माइट बी पॉसिबल कि आप लोग के क्वेश्चंस स्किप हो जाएं काफी सारे। सहर, आई जस्ट गॉट सम मैसेजेस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स एज वेल के जीके नहीं है, बाकी इसका मुझे इतना नहीं पता, बिकॉज ना मैंने अभी तक वेबसाइट को खोला है कि इस तरह का कोई एडवर्टीजमेंट आई है। अगर एडवर्टीजमेंट नहीं आई है तो तैयारी रखें, हो सकता है हो सकता है ना हो। टाइम मैनेजमेंट ही मसला है। इंग्लिश के हवाले से तो मैं हेल्प कर सकती हूँ कि आपका जो मेगा टेस्ट होगा, फाइनल मेगा टेस्ट, बासित सिंस यू आर फ्रॉम 29 बैच, तो हमारा मेगा टेस्ट तो अभी बहुत देर से होने वाला है। माइट बी पॉसिबल कि हमारे जुलाई के स्टार्ट के वीक में हम लोग एक अपना इंग्लिश का मेगा टेस्ट रखें, ठीक है। बाकी जो 28 बैच वाले हैं उनको अच्छे से अंदाजा है कि उनका मेगा टेस्ट इंग्लिश का इस मंथ के एंड में होगा। तो उनका क्या होगा कि उसमें आपके 40 क्वेश्चन ही होंगे। 40 टाइम लिमिट, मतलब जो 40 मिनट्स है ना, वही मैं दूंगी, उससे ज्यादा नहीं दूंगी, ठीक है। सो तब आप लोग की जो टाइम मैनेजमेंट होगी वो ज्यादा अप्रोप्रिएटली होगी। अभी 20 मिनट के अंदर आप लोग के लिए थोड़ा इजी होता है, देखिए जब आपके पास बहुत लंबा क्वेश्चन आएगा ना, यानी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तब
जो है ये टाइम मैनेजमेंट आप लोग के लिए हेल्प करेगा, ये टेस्ट भी हेल्प करेगा। अदर देन दैट खुद एमए एकेडमी के ही, आपकी एमए एकेडमी के ही तरफ से मेगा टेस्ट हो रहे होते हैं, जो आपके पूरे पूरे कोर्सेज के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। तो कोशिश करें आप लोग उसको भी देखें, उसको भी ट्राई करें, ताकि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है ना, वो भी आप लोग इजीली कर सकें। आपके पेपर्स हैं? ओ आप तो या आई रिमेम्बर। चलिए देखते हैं इसको, हाँ मैं आप लोग से पूछ के ही रख लूंगी टेस्ट के किस दिन होना चाहिए। वैसे तो डिसाइड किया था कि 25-26 को, मई को आपका टेस्ट होना है, लेकिन खैर इन क्वेश्चंस को हम बाद में डील करते हैं। ये तीन अप्रोचेस थे। जी अलीसा, आपका हैंड रेज है। मैम पहले ऐसा भी तो होता था ना कि डायरेक्ट टेस्ट में हमें चारों सब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक परसेंट उठाना होता था। अब हम्म। टोटल का लेना है हमें। अलीजा सी, मैं इस बारे में ना इतनी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि पहले जैसा आप कह रही हैं ऐसा ही होता था, और अभी लास्ट टाइम तक भी ऐसा ही हुआ है। इस साल अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसका बेटर सर आसिफ बता सकते हैं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिली कहीं से भी। तो मैं मिसगाइड नहीं करना चाह रही, लेकिन आज लाइक प्रीवियस ईयर तक तो यही होता है कि आपके हर सब्जेक्ट में आपको कट ऑफ से ज्यादा ही लेने होते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अलग क्राइटेरिया होता है। यानी अगर 20 में यानी सॉरी इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 20 मार्क्स एटलीस्ट लेने हैं टू पास दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन द टेस्ट। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पास कर रही हैं और इंग्लिश का नहीं कर पा रही, तब भी आप ऑटोमेटिकली फेल हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप लोग को कट ऑफ पास करने होते हैं। इस बार का मुझे अंदाजा नहीं है कि चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन इससे पहले हमेशा यही होता रहा है। मैं बाकी क्वेश्चंस को बाद में एड्रेस करती हूँ, जो स्कॉलरशिप के हवाले से क्वेश्चंस हैं। बाय द वे, यस आई एम ऑन द स्कॉलरशिप। ये आपके तीनों टेक्निक्स की सारी लिस्ट भी है, मौजूद है, जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही थी। जस्ट लाइक यू हैव टू रीड द एंटायर पैराग्राफ। ये फर्स्ट अप्रोच है। सेकंड अप्रोच है क्वेश्चंस पहले आप पढ़ रहे हैं। थर्ड अप्रोच है आप लोग चीजों को समराइज कर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती टेस्ट के अंदर। अब ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, हम उसको भी एड्रेस कर लेंगे। बिकॉज थोड़ा टाइम एक्सीड हो रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी करें। अब हमने क्या करना है कि आपका जी ये दो पैराग्राफ के एग्जांपल हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं। व्हाट आई यूजुअली डू इज कि मैं आपको क्वेश्चंस चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है पैराग्राफ की स्लाइड खुली होगी। तो अगर कोई बच्चा क्वेश्चंस पहले पढ़ के फिर अटेम्प्ट करना चाह रहा है पैराग्राफ को, तो वो वाली अप्रोच यूज करे, ताकि उसके लिए भी क्वेश्चंस अवेलेबल हो। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, मैं इन क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करूँ आपकी चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और फिर आपको जो अप्रोच सूट करिए, आप उस अप्रोच के अकॉर्डिंगली इस पैराग्राफ को डील करें। हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। तो इस वक्त मैं आप लोगों को राउंड अबाउट कितने मिनट्स दूं? ठीक है, मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ तकरीबन 6 मिनट, ठीक है। 6 मिनट में आप लोगों ने 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पैराग्राफ को रीड भी करना है। या 6 मिनट दूं या 7 मिनट? चलो 7 मिनट ले ले, ठीक है। 7 मिनट दे रही हूँ, आपने 7 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, ठीक है। ये आ गए आपके चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस, और मैं खोल देती हूँ आप लोग के सामने स्लाइड्स भी, ताकि जिस बच्चे को जो सुटेबल लग रही है अप्रोच, वो उसको फॉलो करें। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी कि स्लाइड शो ओपन करने की शॉर्टकट क्या है? क्योंकि ये जो मेरी नोटिफिकेशन बार है ना, ये मेरे उस स्लाइड शो के बीच में आ रही है, तो हट भी नहीं रही है। तो किसी को पता है कि F1 F2 कौन सी की होती है स्लाइड शो ओपन करने के लिए? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता।
पेरेंट्स हो गया। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आप लोग जो है 8:50 तक हम इसके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, राइट? टिल देन मैं अपना माइक पॉज कर रही हूँ, ताकि आप लोग आराम से खुद ही बैठ के सॉल्व करें। अच्छा, अभी आंसर शेयर नहीं करें चैट बॉक्स के अंदर, लेट अदर्स रीड एज वेल।